हेलो एवरीवन। जूलॉजी फाइनल ईयर के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसका रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बच गया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आप एम्पलीफाइंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एंजाइम यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं, तो यहाँ एंजाइम देखिए, एंजाइम डीएनए लाइगेज, एंजाइम यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस हेडिंग में सबसे पहले देखिए एंजाइम कौन सा, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, डीएनए लाइगेज डीएनए बाइंड टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करने का काम करता है, ये ज्वाइनिंग कराने का काम करता है। ठीक है, अगर ये डीएनए ये, ठीक है, मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ। तो मैं बताया था कि ज्वाइनिंग कराने का काम करते हैं कौन, डीएनए लाइगेज। तो सपोज टू बी, ठीक है, ये एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये डीएनए स्ट्रैंड है, और दूसरा एक ये डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, ये क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पर, ये भी क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड। तो ये क्या, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इन दोनों को क्या करने की कोशिश, क्या करने का काम करता है, जोड़ने का, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनाने का, इनके बीच में यही, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कराता है। कौन सा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है, जिससे दो डीएनए मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, या दो न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। तो मैं बताया था कि टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, स्पेसिफिकली कहाँ पर, ठीक है, स्पेसिफिकली डीएनए सीक्वेंस को, स्पेसिफिकली क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या करते हैं, ये कट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, साइट स्पेसिफिक होते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि सीक्वेंस स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस पर ये कट नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसको पैरेंट्रोम सीक्वेंस कहा जाता है, उनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं और कट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हैं, उनका अलग अलग क्या है, महत्व है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम लोग देखें तो इको R1, ठीक है, हिंड थर्ड, ठीक है, बैम H1, ये सारे क्या हैं, ये टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के उदाहरण हैं, जो क्या करते हैं, स्टिकी एंड कट करते हैं। कौन से एंड कट करते हैं, स्टिकी एंड जनरेट करते हैं। और ठीक है, डीएनए लाइगेज भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप से होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ इसको कहाँ से आइसोलेट किया गया है। तो फिर इसको बोलते हैं T4 डीएनए लाइगेज भी होता है, T4 डीएनए लाइगेज, और ठीक है, T4 डीएनए लाइगेज और ई कोलाई डीएनए लाइगेज। तो इनका काम क्या होता है, लाइगेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो ये क्या है, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, मेक डीएनए कॉपी फ्रॉम आरएनए, डीएनए मेक अ डीएनए कॉपी ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। तो आरएनए मॉलिक्यूल से क्या करता है, ये डीएनए बनाता है। कौन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हम जानते हैं सभी, ठीक है, अगर ये डीएनए है, ठीक है, अगर ये डीएनए है तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, और फिर आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से इस तरह से प्रोटीन बनता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। अगर डीएनए से, ठीक है, डीएनए से वापस क्या बन रहा है,
डीएनए बन रहा है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेप्लिकेशन। और अगर ठीक है आरएनए से डीएनए बन रहा है, क्या बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका रिवर्स, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए का ठीक उल्टा, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो ये रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन को कौन कराता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। तो डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग cDNA के बनाने के लिए, ठीक है, cDNA जनरेट करने के लिए या सिंथेसाइज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट फिल सिंगल स्ट्रैंडेड गैप इन डीएनए डुप्लेक्स, ठीक है। ये क्या करता है, डीएनए डुप्लेक्स में जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड गैप रह जाते हैं उसको क्या करते हैं, फिल करने का कोशिश करता है, पॉलीमरेज रिएक्शन कराता है। तो कैसे, सपोज टू बी, ठीक है, यहाँ ठीक है इस तरह से बेस पेयरिंग हुई है, ठीक है, इस तरह से बेस पेयरिंग हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या है, गैप है। तो सपोज यहाँ पर टी है, कौन सी न्यूक्लियोटाइड, थायमिन है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ थायमिन के कॉम्प्लीमेंट्री किसको ऐड कर देता है, ठीक है, ये ऐड कर देता है किसको, एडेनिन को। और इस तरह से इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जुड़ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जहाँ भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए गैप दिखता है वहाँ उसको क्या करते हैं, उसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स इसमें जो गैप होता है उसको क्या करता है, फिल कर देता है, डुप्लेक्स डीएनए में जो भी गैप होता है उसको फिल कर देता है। साथ ही साथ ये पॉलीमरेज इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाता है, कराता है, ठीक है। हम देखते हैं कि ये अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो इसको क्या किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर TAC अगर प्रेजेंट है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को यहाँ पर ये क्या करना शुरू कर देता है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना। तो यहाँ पर ATGT इस तरह से इसको क्या करता है, पॉलीमराइज, इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो ये क्या हो गया, डीएनए पॉलीमरेज। अगेन डीएनए पॉलीमरेज अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज मैं बात करूँ किसमें, प्रोकैरियोट में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में ये 3 टाइप के होते, 4 टाइप के मेनली होते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जो डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं वो पॉलीमरेज फर्स्ट या फिर थर्ड को, ठीक है, पॉलीमरेज फर्स्ट या फिर थर्ड को यूज़ किया जाता है। वहीं यूकैरियोट की बात करें हम लोग, तो यूकैरियोट में भी अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कौन कौन से डीएनए पॉलीमरेज, तो पॉलीमरेज अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है, डेल्टा, एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं। ये 5 मेन पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कराते हैं, कहाँ पर, यूकैरियोट में। नेक्स्ट एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। काइनेज मीन्स क्या, काइनेज मतलब जहाँ भी काइनेज वर्ड लगा है आप समझ जाइए, काइनेज मीन्स, ठीक है, फॉस्फेट ऐड करने वाले एंजाइम, ठीक है। काइनेज मीन फॉस्फेट ऐड करने वाले एंजाइम। और फॉस्फेटेज, ठीक है, फॉस्फेटेज मीन्स क्या करने वाले, फॉस्फेट को रिमूव करने वाले, फॉस्फेट रिमूविंग एंजाइम, ठीक है, फॉस्फेट रिमूविंग एंजाइम। तो काइनेज फॉस्फेट एडिंग एंजाइम और वहीं फॉस्फेटेज फॉस्फेट रिमूविंग एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कौन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एड फॉस्फेट टू द 5 प्राइम OH पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड होता है, उस डीएनए स्ट्रैंड में जो 5 प्राइम एंड होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, ये फॉस्फेट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। काइनेज एंजाइम क्या करते हैं, कौन सा, PKA, PKA मीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड
काइनेज। ये क्या करता है, ठीक है, ये ATP से फॉस्फेट लेता है और फॉस्फेट कहाँ एंड करता है, इसी डबल स्ट्रैंड DNA पर फॉस्फेट करता है, और कौन से एंड पर, 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट ऐड करता है। ठीक है, टर्मिनल ट्रांसफरेज। नेक्स्ट, टर्मिनल ट्रांसफरेज एड होमोपॉलीमर टेल टू द 3 प्राइम एंड। तो जो DNA का 3 प्राइम OH होता है, ठीक है, 3 प्राइम OH रीजन होता है, उस पर क्या करता है, ये क्या ऐड करता है, ये होमोपॉलीमर टेल ऐड करता है। होमोपॉलीमर टेल कहने का मतलब क्या है, ठीक है, टर्मिनल ट्रांसफरेज। टर्मिनल मीन्स ये टर्मिनल पे काम करेगा, टर्मिनल मतलब किनारे पर क्या काम करेगा। तो ये क्या करता है, ठीक है, ATGC कोई भी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर लेता है। ठीक है, जिस न्यूक्लियोटाइड को हम लोग को क्या करना रहता है, ऐड कराना रहता है, तो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या करते हैं, सैंपल में ऐड कर देते हैं, और ये एंजाइम क्या करता है, फिर यहाँ पर ऐड कर देता है। सपोज हमने रिएक्शन में क्या दिया, ओनली और ओनली, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड DNA है, 5 प्राइम एंड, और यहाँ पर 3 प्राइम OH रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या दिया, यहाँ पर हमने दिया यही न्यूक्लियोटाइड टर्मिनल ट्रांसफरेज। ठीक है, टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम प्लस कौन सा, ठीक है, यहाँ पर एडेनिन ऐड कर दिए, कौन सा, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एडेनिन को क्या करते जाएगा, ये ऐड करते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड को पकड़कर 3 प्राइम OH रीजन में ऐड करते जाता है। तो इस तरह से ये होमोपॉलीमर बन गया, होमोपॉलीमर टेल बन गया, मीन्स एक ही न्यूक्लियोटाइड का क्या बना गया, पॉलीमर बन गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर टेलिंग कराने के लिए हम लोग टर्मिनल ट्रांसफरेज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्सोन्यूक्लियस थर्ड, रिमूव न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज फ्रॉम 3 प्राइम एंड। तो ये एक्सोन्यूक्लियस थर्ड एंजाइम, ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सोन्यूक्लियस थर्ड। ये क्या करता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड को 3 प्राइम एंड से रिमूव करता है। तो ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, तो 3 प्राइम एंड से क्या करता है, ये जो भी, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड रहते हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है। एक्सोन्यूक्लियस मैं बताया था कि कहाँ पे काम करते हैं, किनारे से, साइड से कट करते हैं, और एंडोन्यूक्लियस बीच में कट करते हैं। तो यहाँ से ये इधर से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करती है। सपोज क्या है यहाँ पर, इस तरह से ATGC TGA, यहाँ पर C, यहाँ पर T, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड है DNA में। तो ये क्या, अगर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एक्सोन्यूक्लियस को, तो ये क्या करेगा, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। तो ये जो 5 प्राइम एंड है उसमें से क्या करते जाएगा, ये जो, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, TCG TA। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड इस तरह से इधर से क्या करते जाएगा, ये रिमूव करते जाता है, न्यूक्लियोटाइड को हटाते जाता है। ठीक है, चूहे की तरह होता है, कुतरते जाता है एक साइड से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक्सोन्यूक्लियस थर्ड हो गया। अब बैक्टीरियोफेज या लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, बैक्टीरियोफेज या लैम्डा न्यूक्लियस। ये बैक्टीरियोफेज या लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा से किससे आइसोलेट किया हुआ रहता है, ये मेनली किससे आइसोलेट किया हुआ है, तो अब याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, लैम्डा से आइसोलेट किया गया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस। ये क्या करता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5 प्राइम एंड। तो जो ये 5 प्राइम एंड होता है, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम एंड, तो ये न्यूक्लियोटाइड को 5 प्राइम एंड से रिमूव करता है, किस तरह से, सामने की तरफ से। एक्सोन्यूक्लियस थर्ड 3 प्राइम एंड से रिमूव कर रहा था, लेकिन बैक्टीरियोफेज लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये 5 प्राइम एंड से क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम अल्कालाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, अब ये अल्कालाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, अल्कालाइन फॉस्फेटेज की बात करें हम लोग, तो क्या काम होता है अल्कालाइन फॉस्फेटेज का, तो देखिए, रिमूव टर्मिनल फॉस्फेट। टर्मिनल मीन्स या, ठीक है, इस DNA इस तरह से होता है, यहाँ पर 5 प्राइम 3 प्राइम, तो 3 प्राइम में OH और 5 प्राइम में फॉस्फेट रहता है। ठीक है, इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट होता है वो भी ठीक ऐसा होगा,
3 प्राइम 5 प्राइम। तो ये क्या करता है, एल्काइल फॉस्फेटेज मेनली जो 5 प्राइम में फॉस्फेट लगे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से फॉस्फेट लगे होते हैं, इन्हीं फॉस्फेट को क्या करता है, ये रिमूव करता है। कौन, एल्काइल फॉस्फेटेज क्या करता है, इन्हीं फॉस्फेट को रिमूव करेगा, यहाँ से फॉस्फेट को रिमूव करेगा, यहाँ से फॉस्फेट को रिमूव करेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या, फॉस्फेट रिमूवल का, ठीक है, फॉस्फेट रिमूवल का काम किसका होता है, अल्कलाइन फॉस्फेट। और इसको अल्कलाइन फॉस्फेटेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस एंजाइम फॉस्फेटेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको वर्क करने के लिए, ठीक है, इसको वर्क करने के लिए जो पीएच चाहिए वो क्या होता है, नियरली 8-10 के अराउंड होता है, मतलब 8 से ऊपर होता है। और 8 से ऊपर का पीएच क्या होता है, 7 से ऊपर का पीएच कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, या कैसा होता है, क्षारीय होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम थे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या वेक्टर यूज़ होते हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो मैं पहले ही बताया था वेक्टर क्या होता है। वेक्टर भी एक प्रकार का डीएनए होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, जो कि हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए होता है उसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कराता है, होस्ट सेल में क्या कराता है, ट्रांसफ़र कराता है। इसको मैंने कैरियर भी बताया था। अ वेक्टर इज एन एरिया ऑफ डीएनए दैट कैन जॉइन अनदर डीएनए पार्ट विदाउट लूजिंग द लिमिट ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डीएनए का ही पार्ट, डीएनए को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेक्टर होते हैं, बोल रहे हैं, जिसमें क्या होता है, हम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं और ये डीएनए उस डीएनए को क्या करता है, होस्ट सेल में ले जाता है। लेकिन जब हम इसमें इंसर्ट करते हैं, वेक्टर को कट करते हैं, तो इसकी जो सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता है, प्रॉपर्टीज़ है, किसकी, वेक्टर की सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता है, वो ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, वो इसको ये लूज नहीं करता है और फॉरेन डीएनए को कैरी कर लेता है, ठीक है, अपने में ये कैरी कर लेता है। शुड बी कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इन होस्ट सेल। तो जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि अगर हमने इसको होस्ट सेल में क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म करा दिया, होस्ट सेल में पहुंचा दिया, तो होस्ट सेल में जाकर इसको अपना नंबर क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, इस तरह से, ठीक है, रेप्लिकेट करना है वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या है, या फिर रेप्लिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है किसका, एक आइडियल वेक्टर का। शुड हैव कन्वीनियंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट फॉर इंसर्टिंग डीएनए ऑफ इंसर्ट। तो वेक्टर में और क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो वेक्टर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए, ठीक है, किसके लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए क्या होना चाहिए, कट साइट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कट साइट होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें डीएनए इंसर्ट करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको कट ओपन करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा किससे, आर से, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं अपना डिज़ायर्ड डीएनए इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट होनी चाहिए किसमें, वेक्टर में। ध्यान रखिएगा, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही साइट होना चाहिए। एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इस चीज़ को, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही साइट होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल एक ही साइट होनी चाहिए। और एक और लैब पॉइंट, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए क्या होना चाहिए, साइट होनी चाहिए। तो सपोज ये वेक्टर है, तो इसमें इको R1 के लिए एक ही साइट होनी चाहिए, केवल और केवल यहाँ पर, और कहीं पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वेक्टर क्या हो जाएगा, फिर फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ भी रहा तो क्या होगा, इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे इस तरह से, और ये फिर किसी यूज़ का नहीं रहेगा, ठीक है। और मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए मीन्स, ठीक है, ये वेक्टर है, तो यहाँ पर इको R1 के लिए साइट है, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बैम H1 के लिए भी साइट होनी चाहिए। तो मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास इको R1 नहीं है तो हम लोग इसको किससे कट ओपन कर सकें, बैम H1 से कट ओपन कर सकें। शुड हैव अ सेलेक्टेबल मार्कर टू इंड्यूस विच होस्ट सेल रिसीव्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो
तो इसमें क्या होनी चाहिए, एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए, किसमें, वेक्टर में। ठीक है, क्या होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्यों होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, पहचान सकें कि हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल कौन सा है और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, किसमें किसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल कौन सा है और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल कौन सा है। अब आपको पता, आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या होता है। तो जिसमें हमारा डिज़ायर्ड डीएनए या वेक्टर इंसर्ट हुआ है, ठीक है, हमारा क्या डिज़ायर्ड डीएनए इंसर्ट हुआ है जहाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, जिसमें इंसर्ट हुआ है उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। और जिसमें इंसर्ट नहीं हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, या फिर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बोलेंगे उसको। तो क्लियर हो गया होगा। तो हमें पहचानने में सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्या करता है, हेल्प करता है। शुड बी स्मॉल एंड ईजी टू आइसोलेट। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होना चाहिए, छोटे साइज़ का होना चाहिए और इजीली आइसोलेट किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर लार्ज साइज़ का है प्लाज्मिड तो आइसोलेट करते समय, ठीक है, आइसोलेट करने में क्या होगा, इसको प्रॉब्लम होगा, आइसोलेट करने में प्रॉब्लम होगी, और आइसोलेट करने में तो प्रॉब्लम होगी और इसके ब्रेक होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, टूट फूट होने के चांस क्या होंगे, ज़्यादा रहेंगे, ब्रेक होने का या फिर कट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए एक आइडियल वेक्टर को छोटे साइज़ का होना चाहिए और आसानी से आइसोलेट हो जाना चाहिए। तो अलग अलग टाइप्स के वेक्टर यूज़ होते हैं कहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अलग अलग टाइप्स के वेक्टर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, सबसे पहला टाइप का वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड। मैं इसको सीक्वेंस वाइज लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बाद, ठीक है, प्लाज्मिड के बाद कौन सा वेक्टर, कॉस्मिड। कॉस्मिड के बाद लैम्डा फेज। ठीक है, लैम्डा फेज। यहाँ आप देख रहे होंगे प्लाज्मिड, ठीक है, सबसे पहले इसकी साइज सबसे छोटी होती है, उसके बाद किसकी, लैम्डा फेज की। ठीक है, फेज लैम्डा की, फिर कॉस्मिड की, फिर बैक की, फिर यैक की। बैक को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्लाज्मिड की बात करते हैं। प्लाज्मिड का जो इंसर्ट साइज़ होता है वो सबसे कम, मतलब सबसे इंसर्ट साइज़ क्या होता है, लो होता है। मतलब हम लोग केबी, ठीक है, 2 से 3 केबी या 10 केबी तक का डीएनए को ही इंसर्ट करा सकते हैं। लैम्डा में थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, 10 से 20 केबी, या इसमें थोड़ा सा कॉस्मिड में और बड़ा। ठीक है, इसमें हम लोग 45 से 60 केबी तक के डीएनए को इंसर्ट करा सकते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में इससे थोड़ा सा और लार्ज साइज़। ठीक है, बट ये चूँकि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, 1000 केबी तक के डीएनए को इंसर्ट करा सकते हैं। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, मेगा बेस पेयर। ठीक है, तो 1000 से ज़्यादा केबी के डीएनए को इंसर्ट करा सकते हैं मेगा बेस पेयर में, और ये होता है एक एक्सप्रेशन वेक्टर। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। क्या वेक्टर होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। और ये एक्सप्रेशन वेक्टर, और ये एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है, ये अलग होता है। ठीक है, सारे के सारे क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर अलग होता है। एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या किया जाता है, जीन का एक्सप्रेशन कराया जाता है। मतलब जीन का एक्सप्रेशन मीन्स प्रोटीन बनेगा, ये बोल सकते हैं। और क्लोनिंग वेक्टर में सिंपली क्या किया जाता है, इनके नंबर, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन और दूसरे अदर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, तो आप यहाँ बेसिक प्लाज्मिड देख रहे होंगे। तो ओरिजिन ऑफ यहाँ क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरी से इसको बोल रहे हैं
यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यहाँ पर MCS मिस, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और इसी मल्टीपल क्लोनिंग साइट पर क्या होता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कट साइट होता है, और इसको कट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल दैट आर सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम। तो प्लाज्मिड में हम लोग कहाँ देखते हैं, बैक्टीरिया में देखते हैं। तो बैक्टीरिया में, ठीक है, तो बैक्टीरिया में इसका जो एक जीनोमिक DNA क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो जीनोमिक क्रोमोसोम होता है या DNA बोलेंगे, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम से क्या होता है ये, ठीक है, मेन DNA या फिर क्रोमोसोम से क्या होता है, ये सेपरेट होता है, अलग होता है। दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो ये बैक्टीरियल में या फिर बैक्टीरियल सेल्स में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र रूप से, ठीक है, फ्रीली क्या करते हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं। फ्रीली ये क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, करते हैं। कौन रेप्लिकेट करता है फ्रीली, तो ये प्लाज्मिड, ठीक है। इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनमें ओरिसी पाया जाता है, तो इसलिए सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। यूजफुल फॉर क्लोनिंग DNA इंसर्ट लेस देन 20 किलो बेस, ठीक है। तो 10 से 20 किलो बेस पे आपने बताया था कि इतने KB के DNA को क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। किसमें, 10 से 20 KB के DNA को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, किसमें, इसी प्लाज्मिड में। इंसर्ट लार्जर देन 20 KB आर लॉस्ट ईजली इन द बैक्टीरियल सेल। तो अगर हम 20 KB से अधिक के DNA को क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं, इसमें अगर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं, तो जब हम लोग ये इंसर्ट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट तो इंसर्ट नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो आसानी से जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कराएंगे तो बैक्टीरियल सेल में ये खो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये था किस क्या, प्लाज्मिड वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैम्डा फेज वेक्टर। तो लैम्डा फेज को हम लोग एज अ वेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लैम्डा फेज क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, नेचुरली अफेक्ट करता, नेचुरली क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है, नेचुरली इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरियल सेल को। तो ये क्या कर सकता है, आसानी से अपना DNA बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर सकता है। नॉर्मली फेज लैम्डा क्या होता है, फेज लैम्डा, ठीक है, अपना जो भी DNA मटेरियल होता है उसको क्या करता है, जब बैक्टीरिया को, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, और ये क्या है, फेज लैम्डा या फिर बैक्टीरियोफेज है। तो ये क्या करता है, जब ये इन्फेक्शन, ठीक है, इसके थ्रू अटैच होता है किसमें, बैक्टीरियल सरफेस पे, तो ये क्या करता है, अपना DNA को इस तरह से इसमें इंजेक्ट करता है, और इसका DNA यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एज अ वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। तो लैम्डा फेज वेक्टर आर रिकॉम्बिनेंट इन्फेक्शंस कंटेनिंग फेज क्रोमोसोम इन एडिशन एम्बेडेड आउटसाइड DNA। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको चूँकि ये नेचुरली क्या करता है, अफेक्ट करता है, नेचुरली इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरियल सेल को। तो बैक्टीरियल सेल में DNA पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एज ए वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। इन ऑल फेज वेक्टर आर कन्वे बिगर DNA ग्रुपिंग्स देन प्लाज्मिड वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि ये, ठीक है, ज़्यादा प्लाज्मिड की तुलना में, प्लाज्मिड से ज़्यादा, ठीक है, लार्ज DNA को क्या कर सकता है, ये कैरी कर सकता है, लार्ज DNA को, ठीक है, लार्ज DNA को क्या कर सकता है, ये कैरी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्मिड वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉस्मिड वेक्टर। कॉस्मिड वेक्टर क्या होता है, हाँ, नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे कॉस्मिड वेक्टर के बारे में। तो कॉस्मिड वेक्टर क्या होता है, कॉस्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड और किसका, फेज लैम्डा, ठीक है, प्लाज्मिड और फेज लैम्डा का क्या होता है, फेज लैम्डा का हाइब्रिड होता है, ठीक है, फेज लैम्डा का ये हाइब्रिड होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिड। कॉस्मिड आर हाइब्रिड ऑफ
फेज एंड प्लाज्मिड। तो किसका किसका, फेज का और प्लस प्लाज्मिड, ठीक है। ये दोनों का क्या होता है, हाइब्रिड रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोसमिड, ठीक है। कोसमिड आर हाइब्रिड ऑफ फेज एंड प्लाज्मिड दैट कैन कैरी डीएनए फ्रेगमेंट अप टू 45 kb। तो कितने तक का डीएनए फ्रेगमेंट को अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है, तो ये इंसर्ट कर सकता है 45 kb, ठीक है। 45 kb तक के साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट को अपने अंदर क्या कर सकता है, ये कैरी कर सकता है। दे कैन रेप्लिकेट लाइक प्लाज्मिड बट कैन बी पैकेज्ड लाइक फेज लेमडा, ठीक है। तो कोसमिड में जो कि दोनों के प्रॉपर्टीज़ इसमें होते हैं, प्लाज्मिड के भी और फेज लेमडा के भी। तो प्लाज्मिड की तरह क्या करता है, ये रेप्लिकेशन करता है, ठीक, प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेशन, लेकिन डीएनए पैक किस तरह से होती हैं, इनमें डीएनए पैकेज होती हैं फेज की तरह, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये क्या है, कोसमिड है। तो कोसमिड यहाँ ये एम्पीआर मीन्स, एम्पीआर कहने का मतलब है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो ये किस लिए था, ये सिलेक्टेबल मार्कर है, क्या है, SMG है। कोल इवन प्लाज्मिड, ठीक है। कोल इवन प्लाज्मिड से क्या लिया गया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्या लिया गया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस, ठीक है। इसी से क्या करते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। ये क्या है, कॉस साइट, क्या है, कॉस साइट। और कॉस साइट किससे लिया गया है, कॉस साइट लिया गया है फेज लेमडा से, किससे, फेज लेमडा से। और फेज लेमडा से कॉस साइट लेने का मतलब क्या हुआ, कि अगर हम लोग कॉस साइट फेज लेमडा से ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, कॉस साइट फेज लेमडा को, ठीक है, कॉस साइट क्या करता है, फेज लेमडा से लिया गया है, तो ये पैकेजिंग में हेल्प करता है, किसमें, पैकेजिंग, डीएनए के पैकेजिंग में। और ये पॉलीलिंकर साइट, ठीक है, पॉलीलिंकर साइट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक डीएनए को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉस्मिड वेक्टर के कुछ एडवांटेज हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे थे, क्लोनिंग वेक्टर। अब हम लोग देख सकते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। अब एक्सप्रेशन वेक्टर्स में क्या, एक्सप्रेशन मीन्स सिंपली किसका एक्सप्रेशन, जीन का, ठीक है, पर्टिकुलर जीन का क्या होना, एक्सप्रेशन होना। और जीन का एक्सप्रेशन होगा तो क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो प्रोटीन बनती है तो फाइनली प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन बनेगी तभी एक्सप्रेशन कहलाएगा ये। तो देखिए यहाँ एक्सप्रेशन वेक्टर आर वेक्टर दैट कैरी होस्ट सिग्नल दैट फैसिलिटेट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ एन इंसर्टेड जीन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन वेक्टर्स मीन क्या, जो हम जीन इंसर्ट किए हुए हैं वेक्टर में, ठीक है, जो भी जीन इंसर्ट किए हैं, डीएनए इंसर्ट किए हैं, उसका क्या हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ठीक है, क्या हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, ठीक है। और ट्रांसलेशन होगा तभी क्या होगा, जीन का फिर एक्सप्रेशन होगा, मीन्स प्रोटीन बनेगी। तो आप लोग ये जो पूरे देखते हो ना, इंसुलिन वगैरह, इंसुलिन हो गया, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट जो भी क्या होते हैं, थेरापोटिक एजेंट होते हैं, थेरापोटिक सब्सटेंस होते हैं, उन सभी को किसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, तो इन्हीं एक्सप्रेशन वेक्टर के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सप्रेस कराया जाता है अलग अलग सेल लाइन में, ठीक है। तो इस वेक्टर को जब हम लोग होस्ट सेल के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, सपोज इकोलाई के अंदर इसको इंसर्ट कराए, तो ये जो क्या करेगा, इसकी मशीनरी को यूज़ करके यहाँ पर ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, सपोज टू भी। ये यहाँ पर क्या है, इंसुलिन का जीन है, इसमें क्या जीन इंसर्ट किए हैं, सपोज करो आप इंसुलिन जीन। तो हम लोग जब इसको इंसर्ट कराएंगे किसमें, बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में क्या बनेगा, इसमें इंसुलिन बनेगा, ठीक है। और इंसुलिन को हम लोग बाद में क्या करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, और प्यूरीफाई करके फिर बड़े शीशों में पैक करके फिर इसको क्या किया जाएगा, मार्केटाइज किया जाएगा। दे आर वेरी यूजफुल फॉर द एक्सप्रेसिंग यूकैरियोटिक जीन इन बैक्टीरिया। तो जो यूकैरियोटिक जीन होते हैं उनको बैक्टीरिया में एक्सप्रेस कराने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जैसे मैं बताया कि ठीक इंसुलिन का जीन, ठीक है, इंसुलिन जीन को क्या किया जाता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस कराया जाता है। और इंसुलिन कहाँ बन रहा है, बैक्टीरियल सेल के अंदर में, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल से बाद में हम इसको किसको क्या कर रहे हैं, इंसुलिन को
प्यूरीफाई कर रही हैं। ठीक है, इंसुलिन को क्या किया जा रहा है, प्यूरीफाई किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, क्या क्या सीक्वेंस ज़रूरी होता है एक्सप्रेशन वेक्टर के लिए। तो सबसे पहले यहाँ PCMV, ठीक है, PCMV देख रहे होंगे। PCMV भी प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर सीक्वेंस। और प्रमोटर सीक्वेंस क्या होता है, प्रमोटर सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पर RNA पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है। कौन, RNA पॉलीमरेज एंजाइम आकर बाइंड करता है और क्या स्टार्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो साइटोमेगालोवायरस, तो CMV मीन्स साइटोमेगालोवायरस का प्रमोटर यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, प्रमोटर साइटोमेगालोवायरस से, और ये साइटोमेगालोवायरस का जो प्रमोटर है वो क्या है, स्ट्रांग प्रमोटर है। ठीक है, ठीक है, फूशी SG2M ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, क्या है ये, स्कोरेबल मार्कर बोल सकते हैं या फिर ये जीन आप बोल सकते हो। ठीक है, ये सॉरी, ये सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है, ये क्या है, ये एक जीन इंसर्ट किए हुए हैं हम लोग। ठीक है, SV14 पॉली है। SV14 पॉली मीन्स सिमियन वायरस। कौन सा वायरस, सिमियन वायरस 14। ठीक है, सिमियन वायरस 14 से पॉली A सिग्नल लिया गया है, पॉली A टेल लिया गया है। ठीक है, F1 प्लाज्मिड। ठीक है, F1 प्लाज्मिड से क्या लिया गया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सिमियन वायरस 14 से अगेन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो कितने हैं, डबल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसमें। ये हाइग्रोमाइसिन क्या है, यही क्या है, SMG, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। PUC, ठीक है, PUC मीन प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जो प्लाज्मिड डिज़ाइन किया गया था उसका नाम है PUC। तो मेनली 3 और इसी सीक्वेंसेस में लिया गया है। और इसके थ्रू क्या किया जाता है, एक्सप्रेशन वेक्टर के थ्रू एक्सप्रेस कराया जाता है किसका, जीन का। और फिर इससे यूज़फुल प्रोडक्ट क्या बनती हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये था किसका, एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट वेक्टर हम लोग देखते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होती हैं, जिसको EX भी बोला जाता है। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो सबसे पहले ईस्ट क्या है, ईस्ट एक यूकैरियोट है, आपको इतना पता होना चाहिए। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर ईस्ट वेक्टर दैट हैव बीन engineered to contain a centromere, telomere, origin of replication and selectable marker gene। तो ये भी क्या है, ईस्ट के जो क्रोमोसोम होते हैं उसको आर्टिफिशियली क्या किया गया है, इंजीनियर्ड किया गया है, आर्टिफिशियली उसको बनाया गया है, इंजीनियर्ड किया गया है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जिसमें क्या क्या सीक्वेंस हैं, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ECOR1, ये कट साइट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर जीन, ये टीलोमियर रीजन, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, अगेन मार्कर जीन। ARS मीन्स यूकैरियोट में क्या होता था, ORIC, तो यहाँ ARS होता है। ARS मीन्स ऑटोनोमसली, ठीक है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। और सेन मीन्स सेंट्रोमियर। ठीक है, ये टारगेट DNA। दे कैन कैरी अप टू 1000 KB DNA। तो 1000 KB आप DNA फ्रेगमेंट को ये क्या कर सकता है, अपने अंदर होल्ड कर सकता है, कैरी कर सकता है। ठीक है, दे कैन यूजफुल फॉर क्लोनिंग यूकैरियोटिक जीन दैट कंटेन इंट्रॉन। तो जो यूकैरियोटिक जीन हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक जीन हैं, उनको क्या किया जाता है इसमें, ठीक है, उनको इसमें क्या किया जाता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में जो यूकैरियोटिक जीन हैं, जो इंट्रॉन को क्या किए हैं, इंट्रॉन को प्रोसेस किए हैं, या फिर जिनमें इंट्रॉन्स हैं उनको क्या किया जाता है, क्लोनिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इंट्रॉन ऐसे जीन्स जो इंट्रॉन को क्या किए हैं, अपने में कंटेन किए हुए हैं, उनको क्लोन करने के लिए ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को क्या किया गया, पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से डाइजेस्ट किया गया, किससे, बैमवर्थ एंड ECOR1, और इसको भी ECOR1 से। तो देखा सेम एंजाइम होता है। तो यहाँ ये भी फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया, ये भी फ्रेगमेंट में। अब दोनों को लाइगेट किया है, तो यहाँ पर लाइगेट, ठीक है, लाइगेज एंजाइम क्या किया, वर्क किया, और इस तरह से दोनों को लाइगेट कर दिया। अब इसको हम लोग फर्दर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कोशिक सेल में।
नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर बैक्टीरियल प्लाज्मिड डिराइव्ड फ्रॉम ए प्लाज्मिड। तो क्या होता है, ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड होता है जो कि एक प्लाज्मिड से डिराइव होता है। दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 300 kb DNA। तो 300 kb के DNA को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितना 300 kb के DNA को क्या कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होता है, मतलब अलग अलग सीक्वेंस होते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे अलग अलग सीक्वेंस है। CMR मीन्स कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। ठीक है, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस टर्मिनेटर सीक्वेंस। ठीक है, पार C पार B। ठीक है, ये पार C और पार B सीक्वेंस है। पार A सीक्वेंस लैग। ठीक है, लैग C रेप्लिकेशन रेप E मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टर्मिनेटर। तो अलग अलग सीक्वेंस है। लैग Z, यहाँ लैग Z ये आप ध्यान रखिएगा। लैग Z क्या, लैग Z ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए, किस पर्पज़ के लिए, तो यही याद रखिएगा, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो कितना DNA कैरी कर सकता है, 300 kb के DNA को कैरी कर सकता है। टेक्निक यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में अलग अलग टेक्निक यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, क्लोनिंग लाइब्रेरीज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग, PCR जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो अपना DNA होते हैं, DNA को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, क्लोनिंग लाइब्रेरीज जैसे कि cDNA लाइब्रेरीज, ठीक है, और जीनोमिक लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी मतलब पूरे के पूरे DNA का कलेक्शन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, तो इसमें जीन के बीच क्या डिस्टेंस है, ठीक है, क्या किस लोकेशन पे कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो इसकी जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। PCR जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको चेन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, DNA एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, DNA एम्प्लीफिकेशन मीन्स, एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या, फोटो कॉपी आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में, DNA फोटो कॉपी मशीन। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, DNA माइक्रोएरे। तो ये सारे अलग अलग क्या हैं, टेक्निक्स हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में। तो एक एक टेक्निक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा तो एक एक टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कौन सा, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। देखते हैं कितना टाइम बचा है, इसके अकॉर्डिंग इसको फिनिश करेंगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो फिर नहीं, ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को भी फिनिश कर देते हैं, पढ़ लेते हैं पूरा। तो सबसे पहले देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, DNA फ्रेगमेंट ऑफ डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू जेल। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होते हैं, अलग अलग साइज़ के DNA होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज़ के जो DNA होते हैं उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है। द नेगेटिवली चार्ज DNA माइग्रेट अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एंड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जो नेगेटिव चार्ज DNA, ठीक है, DNA कैसे, DNA में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस का DNA में नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये DNA क्या करता है, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दूर भागता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाता है। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट कैन फास्टर इट माइग्रेट। तो जो सबसे छोटा DNA होता है वो सबसे अधिक माइग्रेट करता है, सबसे अधिक मूव करता है। मैं आपको इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है, आप यहाँ पर क्लियर समझ में आएगा कि कैसे।
तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट होती है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट होता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा रहता है, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से वेल्स बने होते हैं, ठीक है। और डीएनए को हम अपना डीएनए, ठीक है, डीएनए को क्या करते हैं, इसी में माइक्रोपिपेट की सहायता से लोड करते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर लोड किए तो सपोज़ अगर फ्रेगमेंट का साइज़, ठीक है, फ्रेगमेंट साइज़ डिपेंड करता है, ठीक, साइज़ के बेसिस पर और चार्ज के बेसिस पर। तो इनमें सेपरेशन किसके बेसिस पर होगा, फ्रेगमेंट साइज़ और चार्ज के बेसिस पर, ठीक है। तो जो छोटा साइज़ का डीएनए होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मूव करता है, ठीक है। तो इधर से सबसे ज़्यादा मूव करेगा, यहाँ अगर इसमें अगर छोटे साइज़ का डीएनए है तो ये सबसे ज़्यादा मूव करेगा और उसका बैंड यहाँ मिलेगा। अगर उससे थोड़ा सा ये बड़ा साइज़ है, इसमें थोड़ा सा बड़ा साइज़ का डीएनए है तो वो थोड़ा सा कम मूव करेगा, ठीक है। और उससे भी इसमें और बड़ा साइज़ है तो ये और कम मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ा साइज़ है तो ये और कम। तो आप देख रहे होंगे कि जो शॉर्ट फ्रेगमेंट, ठीक है, जो फ्रेगमेंट सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा फ्रेगमेंट, ठीक है, वो सबसे अधिक मूव करता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होता है वो सबसे कम मूव करता है। बाद में हम लोग इसी डीएनए को फिर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करके सेपरेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लोनिंग लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी से आप सभी समझते होंगे कि लाइब्रेरी किसको बोलेंगे। लाइब्रेरी मीन्स, नॉर्मली हम लाइब्रेरी किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ बुक, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बुक हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बुक की कलेक्शन कर रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग यहाँ पर किसका कलेक्शन कर रहे हैं, डीएनए। तो डीएनए का यहाँ क्या होगा, बहुत सारा कलेक्शन होगा, ठीक है। लाइब्रेरी आर कलेक्शन ऑफ डीएनए क्लोन्स इन सर्टेन वेक्टर। तो लाइब्रेरीज यहाँ पे क्लोनिंग लाइब्रेरीज क्या हैं कि डीएनए का कलेक्शन है, डीएनए क्लोन का क्या कलेक्शन है, जो कि किसी वेक्टर्स में कलेक्ट किए हुए हैं, वेक्टर में इंसर्ट करके कलेक्ट किए हुए हैं। द गोल इज़ टू हैव ईच जीन रिप्रेजेंटेड इन द लाइब्रेरी एट लीस्ट वन। तो लाइब्रेरी बनाने का मेन मकसद क्या होता है कि जो पूरा का पूरा डीएनए है, कम से कम हर वो डीएनए क्या हो, लाइब्रेरी में प्रेजेंट हो, ठीक है, लाइब्रेरी में क्या हो, ये प्रेजेंट हो। और अगर इसका जो यूज़ है बाद में हम लोग इसी लाइब्रेरी से देखकर हम लोग इस जीन को क्या कर लें, फर्दर जो भी यूज़ करना है उसको कर सकते हैं। तो जीनोमिक लाइब्रेरी दो तरह से होता है, ठीक है, क्लोनिंग लाइब्रेरी दो तरह से होता है। एक होता है जीनोमिक लाइब्रेरी। तो जीनोमिक लाइब्रेरी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी मेड फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए। तो पूरा का पूरा टोटल जीनोमिक डीएनए, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का टोटल डीएनए का अगर लाइब्रेरी बनाया गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी, ठीक है। ह्यूमन डीएनए कैसे बनाया गया होगा, तो सबसे पहले ह्यूमन डीएनए को आइसोलेट किया गया होगा, ठीक है। आइसोलेट ह्यूमन डीएनए को क्या करना, आइसोलेट करना। और आइसोलेट करने के बाद क्या करना, आइसोलेट करने के बाद इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराना और कट करके इसको वेक्टर में इसको क्या करना, पैक करना और इसकी क्या करना, फिर लाइब्रेरी बनाना, ठीक है। सी डीएनए लाइब्रेरी, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी भी बोलते हैं, मेड फ्रॉम डीएनए सिंथेसाइज फ्रॉम एमआरएनए। अब सी डीएनए लाइब्रेरी कैसे बनाया जाता है, तो सी डीएनए मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो जो एमआरएनए होता है, क्या होता है, एमआरएनए, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है तो ही एमआरएनए की बात कर रहे हैं। तो एमआरएनए से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो इस डीएनए को क्या बोला जाता है, सी डीएनए बोला जाता है। अब सी डीएनए क्यों बोला जाता है, इसको सी डीएनए इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह, ठीक है, एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए इसको सी डीएनए बोला जाता है। और कौन सा एंजाइम होता है यूज़, तो आप सभी को पता होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक चीज़ याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है। एक चीज़ याद रखना कि जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी में इंट्रॉन भी होंगे और
एक्सॉन भी होंगे, ठीक है। और जबकि सी डीएनए में ओनली और ओनली क्या होंगे, एक्सॉन होंगे। अब मैं इंट्रॉन एक्सॉन क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। इंट्रॉन मीन्स डीएनए का नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन मीन्स नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन ये नहीं बनाएंगे। और वहीं एक्सॉन मतलब कोडिंग रीजन। डीएनए का कौन सा रीजन, कोडिंग रीजन। और कोडिंग रीजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, प्रोटीन को कोड करेंगे या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जीनोमिक डीएनए और सीडीएनए लाइब्रेरी में। नेक्स्ट देखते हैं पीसीआर। तो पीसीआर क्या होता है, पीसीआर को हम लोग बोलते हैं पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें अलाउ द आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम स्मॉल डीएनए और सेल सैंपल यूजिंग डीएनए प्राइमर एट द एंड सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पीसीआर में मैं क्या बोला था, फोटोकॉपी मशीन। किसकी, डीएनए की फोटोकॉपी। आज आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, आजकल आप लोग सुन रहे हो आरटीपीसीआर, ठीक है, आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर किस लिए सुन रहे होंगे, कोविड-19 के टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आरटीपीसीआर में क्या किया जाता है, कोविड-19 के इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए का क्या किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो अगर डीएनए को सबसे पहले, इसमें 3 स्टेप होते हैं पीसीआर में, कौन कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए, केवल आपको नाम याद रखना, डीनेचुरेशन, ठीक है, उसके बाद एनीलिंग और उसके बाद एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन। ये होता है आपका 92 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड में ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो याद रखना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रोसीजर है, ठीक है, एक मेथड है और जिसमें पीसीआर कराया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोसाइक्लर, थर्मोसाइक्लर। एनियलिंग टेम्परेचर नॉर्मली, ठीक है, 52 से 64 तक का डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है और एक्सटेंशन, ठीक है, 52 से, ठीक है, 60 के बीच में टेम्परेचर रखा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, पीसीआर में डीएनए की फोटोकॉपी फिर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग क्या होता है, कैसे कराया जाता है, तो फ्रीक्वेंटली इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट मैप अ क्लोन जीन फॉर फर्दर मैनिपुलेशन ऑफ द जीन। तो जीन का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू इसको कट किया जाता है और फिर मैप किया जाता है, किसके लिए, जीन के लोकेशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, जीन के लोकेशन को स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। दिस इज accomplished बाय डाइजेशन ऑफ जीन, सिंगल जीन, सेवरल एंजाइम एंड देन कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, डीएनए को अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये क्या है, ये डीएनए है। अगर इसमें हम लोग को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करना है तो पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिंगल, ठीक है, अलोन, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन में क्या किया जाएगा, इसको फिर क्या किया जाएगा, इसको डाइजेस्ट कराया जाएगा और डाइजेस्ट करके फिर इसकी क्या की जाएगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद फिर इनकी क्या की जाती है, मैपिंग की जाती है, ठीक है। तो जो द फ्रेगमेंट आर सब्जेक्टेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, तो इसको जो भी फ्रेगमेंट बनते हैं उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराते हैं। सेपरेट द फ्रेगमेंट बाय साइज एंड साइट आर डिड्यूस्ड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ फ्रेगमेंट। तो साइज़ के बेसिस पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए सेपरेट होते हैं और फ्रेगमेंट जो सेपरेट हुए उस फ्रेगमेंट के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसकी लोकेशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनकी जो साइट होते हैं उस साइट को डिड्यूस करना मतलब रिकॉग्नाइज करने या पहचानने या पता करने की कोशिश करते हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग टाइप का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनली, ठीक है, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। A southern allowed to the detection of gene of interest by probing DNA fragment that have been separated by electrophoresis with a labeled probe। तो सदर्न प्लॉटिंग में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले मैं पूरा का पूरा प्रोसेस ही बता देता हूँ कि सदर्न प्लॉटिंग में क्या होता है। सबसे पहले
डीएनए में, ठीक है। हमको क्या करना है, हमें किसी पर्टिकुलर जीन को क्या करना है, पता करना है या उसको क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद इसको अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद, ठीक है, ब्लॉटिंग करेंगे जिसमें, ठीक है, ब्लॉटिंग, और ब्लॉटिंग के बाद सदर्न हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे, ब्लॉटिंग में क्या किया जाता है, जो डीएनए रहता है उसको, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब मेम्ब्रेन में डीएनए इस तरह से आ गया, अब क्या किया जाता है, इसी जीन के स्पेसिफिक प्रोब को क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, और यहाँ पर ये जाकर बाइंड करता है, जहाँ पर इसको क्या मिलता है, अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलता है, वहाँ पर जाकर ये बाइंड कर लेता है। तो ये तो हो गया सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। इसी तरह से नदर्न ब्लॉटिंग होता है, ठीक है। नदर्न ब्लॉटिंग में आरएनए एज अ प्रोब की तरह यूज़ किया जाता है, इसमें डीएनए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन का किया जाता है, ठीक है, प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए। डीएनए माइक्रोएरेज, अब डीएनए माइक्रोएरे क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन इनकोडिंग इक्वालिटीज ऑन टू माइक्रोएरे चिप यूटिलाइजिंग इनोवेशन ऑफ, तो मैं इसको एक वर्ड में यहाँ बता रहा हूँ कि, ठीक है, मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, मल्टीपल क्या करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मल्टीपल, ठीक है, बाइंडिंग के लिए क्या किया जाता है, डीएनए माइक्रोएरे का यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ चिप देख रहे होंगे, ठीक है। इस चिप में क्या होता है, डीएनए को कोड किया रहता है, डीएनए को पहले से ही कोड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा, सपोज, ठीक है, अलग अलग डिसीज़ का पता करना है, अलग अलग डिसीज़ के बारे में क्या करना है, पता करना है। एक सिंपल सा, मैं अभी कोविड को ही, ठीक है, कोविड हम लोग ले लेते हैं, क्या क्या डिसीज़, कोविड-19 को ले लिया हमने, कोरोना को ले लिया, ठीक है, टाइफाइड, और, ठीक है, कोई अदर डिसीज़, ठीक है। तो सपोज़ कोविड और टाइफाइड, तो हम लोग डीएनए को क्या किया है यहाँ पर, ठीक है, कोविड के डीएनए को और टाइफाइड के डीएनए को क्या किया है, यहाँ पर कोड किया हुआ है, अलग अलग वेल्स में, चिप में, ठीक है, इस तरह से कोड किया हुआ है। तो होता क्या है, यहाँ पर हमने सैंपल लिया अभी, ठीक है, सैंपल लिया किसी इंसान का या फिर पेशेंट का, और हमें चेक करना है कि उसको टाइफाइड या है या कोविड-19 है या नहीं। तो सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं वेल्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐड किए, तो अगर इसमें क्या है, डीएनए पहले से ही कोविड-19 का डीएनए और टाइफाइड का डीएनए अलग अलग वेल्स में कोड किया हुआ है। सपोज़ ये क्या है, कोविड-19 का डीएनए इसमें कोड है, और इसमें इसका, ठीक है, इसमें किसका डीएनए कोड है, टाइफाइड का। तो अगर, ठीक है, सैंपल हम जैसे ही ऐड किए, तो अगर बाइंडिंग होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे बाइंडिंग होगा तो हमें क्या मिलता है, कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में क्या मिल जाता है, कंप्यूटर में सिग्नल मिल जाता है कि बाइंडिंग हुआ है। तो बाइंडिंग हुआ है मीन्स पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव मीन्स इसको कोविड-19 है, टाइफाइड है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ कोविड वाले में हो रहा है तो कोविड उसको है, टाइफाइड नहीं है, और अगर टाइफाइड वाले में हो रहा है तो उसको टाइफाइड है, कोविड नहीं है, और अगर दोनों में हो रहा है तो उसको क्या है, कोविड भी है और टाइफाइड भी है। तो इस तरह से डीएनए माइक्रोएरे या फिर डीएनए माइक्रोचिप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है। तो यहाँ पर मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है माइक्रोचिप के थ्रू, ठीक है, मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशन या मल्टीपल बाइंडिंग। तो ये यूज़ है किसका, डीएनए माइक्रोएरे या डीएनए माइक्रोचिप का। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो एग्रीकल्चर फील्ड में देखिए, ग्रोइंग क्रॉप ऑफ योर चॉइस, ठीक है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप, फ्रूट विथ अट्रैक्टिव कलर, ऑल बीइंग ग्रोन इन आर्टिफिशियल कंडीशन। तो एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने चॉइस के फूड, ठीक है, जैसे मैं गोल्डन राइस हो गया, ठीक है, गोल्डन राइस, या फिर बहुत सारा तरह के हाइब्रिड फूड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो हम जैसा फूड चाहते हैं, जिस तरह की फसल चाहते हैं, उस तरह की फसलें हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं, उस टाइप की क्रॉप डेवलप कर पा रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस हो, ठीक है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस हो या फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस हो, इन सारे टाइप्स की क्रॉप हम लोग क्या कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं। साथ ही साथ फूड, ठीक है, जिस टाइप के फूड हम लोग चाह रहे हैं, फ्रूट्स चाह रहे हैं, उस तरह के डेवलप कर पा रहे हैं। आज आप लोग सेब की अलग अलग, ठीक है, किस्में देख रहे होंगे, ठीक है, सेब की अलग अलग किस्में देख रहे होंगे। तो ये सब किसकी देन है, ये सब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की देन है, जिसमें हम लोग अपने तरीके के या फिर अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, फ्रूट या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फार्माकोलॉजी, आर्टिफिशियली इंसुलिन प्रोडक्शन, ड्रग डिलीवरी टू टारगेट साइट। तो फार्माकोलॉजी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, फिर बहुत एप्लीकेशन है, जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन, ये तो सिर्फ एग्जांपल है इंसुलिन का, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स क्या किए जाते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए या फिर ह्यूमन वेलफेयर के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर, या फिर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी आप देख रहे हो, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ ड्रग, ठीक है, जो ड्रग बन रहे हैं उसको टारगेटेड साइट तक पहुंचाया जा रहा है, मींस, ठीक है, टारगेटेड साइट कहने का मतलब क्या है, हमको सिर दर्द होता है, ठीक है, हमें सिर दर्द होता है लेकिन हम पैरासीटामॉल मुंह के थ्रू खाते हैं, ठीक है, तो दर्द हमें सिर पर है लेकिन हम लोग माउथ के थ्रू क्या कर रहे हैं, मेडिसिन या ड्रग ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं, इस तरह से डिज़ाइन करना कि वो केवल टारगेटेड साइट पर, तो टारगेटेड साइट पर ही वो ड्रग जाए और अदर सेल्स को, दूसरे सेल्स को या फिर टिश्यू को क्या करे, कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, साइड इफ़ेक्ट क्या हो, ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन है। मेडिसिन में देखिए, जीन थेरेपी, एंटीवायरल थेरेपी, वैक्सीनेशन, सिंथेसाइजिंग, क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, जो भी फॉल्टी जीन रहता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। एंटीवायरल थेरेपी मीन्स अलग अलग बहुत सारे एंटीवायरल क्या किए गए हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाए गए हैं, ठीक है। और मेडिकल दुकान इसका साफ साफ उदाहरण है कि उसमें कई तरह के क्या हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल प्रेजेंट हैं, कई तरह के वैक्सीन डेवलप किए जाते हैं। अभी आप कोविड वैक्सीन सुन रहे होंगे, कोविड-19 का क्या वैक्सीन सुन रहे होंगे, तो ये वैक्सीन क्या किया जाता है, इसी के थ्रू, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। तो अदर यूज़ देखें, तो अदर यूज़ जैसे कि फ्लोरोसेंट फिश, ग्रोइंग प्लांट्स, ग्लोइंग प्लांट्स, ठीक, तो ये सारे अदर यूज़ हैं फ्लोरोसेंट फिश और ग्लोइंग प्लांट। फ्लोरोसेंट फिश मतलब अभी एक फिशेस देखते होंगे, वो फिश क्या करती हैं, चमकती रहती हैं, ठीक है, तो वो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लोरोसेंट फिश। तो इस तरह से ऑर्नामेंटल, ठीक है, ऑर्नामेंटल चीज़ें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज करा सकते हैं या फिर बना सकते हैं, किसके थ्रू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो अटेंड किए हैं वो अपना अटेंडेंस प्रेजेंट सर ज़रूर लगाएं और अपना नाम लिखें, ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट अटेंड करें, कंप्लीट अटेंड करें। ओके, थैंक यू।